अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू समेशन क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये एक आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है। इनके सब एनिमल सेल्स इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, यानी कि एनिमल सेल्स में इसके बाहर कोई भी और कवरिंग नहीं होती है, कोई भी और मेम्ब्रेन नहीं होता है। इनके सब प्लांट सेल्स अगर हम बात करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होता है, दैट इज सेल वॉल। लेकिन जो बाकी सेल्स है, यानी जो भी सेल्स होती है, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो भी होते हैं, इनकी जो सेल्स बनी हुई होती है दैट आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टी अगर देखेंगे, ये इलास्टिक होता है, थिन होता है, लिविंग होता है और डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है। यानी कि ये जो कवरिंग होती है बाहर से, ये डेलिकेट होती है, नरम होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी है इसकी। इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से ये अंदर की ओर भी जा सकता है और बाहर की ओर भी जा सकता है। कभी कभार सेल में ऐसा होता है कि सेल बल्ज हो जाती है, स्वेल अप हो जाती है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बाहर की ओर चलता है। और जब सेल श्रिंक हो जाती है किसी वजह से, जब यह वाटर लॉस कर जाती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर आ सकता है, बिकॉज इट इज डेलिकेट नॉट रिजिड। जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये डिस्क्राइब किया था सिंगर एंड निकोलसन ने। सिंगर और निकोलसन ने जो मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसे कहते हैं हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं इसे? जब ये अंडर माइक्रोस्कोप देखा गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये मोज़ेक स्ट्रक्चर की तरह होता है। मोज़ेक स्ट्रक्चर क्या होता है? टाइल्स, जो टाइल्स के छोटे छोटे पीसेस होते हैं उन्हें मोज़ेक कहते हैं। उसी मोज़ेक स्ट्रक्चर जैसा इसकी शेप होती है, इसीलिए हम कहते हैं इसे मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मॉडल क्यों कहते हैं वो हम आगे जानेंगे। जब हम इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे उसी वक्त हम देखेंगे कि इसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं, फ्लूइडिटी किस वजह से होती है इसकी। सिंगर और निकोलसन ने तो ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया। जो ये स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये बना हुआ होता है मोस्टली ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ज्यादातर कई सेल्स में 75% होता है, कई सेल्स में इससे कम भी होता है, लेकिन अक्सर ज्यादा मौजूद होता है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स के अलावा क्या होते हैं इसमें मौजूद? कुछ पॉलीसैकेराइड्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं और प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। लिपिड्स कभी कभार कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, वो भी मौजूद होते हैं इसमें। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसके अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बना हुआ होता है 2 लेयर्स का, 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, इनको हर एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज हेड रीजन एंड द अदर वन इज टेल रीजन। जो हेड रीजन होता है फॉस्फोलिपिड्स का, दैट इज हाइड्रोफिलिक, वो फॉस्फेट का बना हुआ होता है। एंड द टेल रीजन जो होता है वो बना हुआ होता है लिपिड्स का, एंड दैट इज हाइड्रोफोबिक। इसीलिए अगर हम देखेंगे, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो इन 2 लेयर्स जो होते हैं बीच में रहता है। वो ना के अंदर की ओर रहता है, ना सेल के बाहर की ओर रहता है, बीच में रहता है बाइलेयर्स में। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर भी मौजूद होता है वाटर और सेल के बाहर भी वाटर मौजूद होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर हम जिसे कहेंगे। इन दोनों में जो फॉस्फेट पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो अंदर की ओर रहता है, क्योंकि दैट्स वाटर हेडिंग और वाटर रिपेलिंग पार्ट। इसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स 2 तरह के होते हैं इसमें। वन टाइप ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक प्रोटीन्स और इंटीग्रल प्रोटीन्स। एक तरह के प्रोटीन्स को हम इंटीग्रल प्रोटीन्स या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं, और वो प्रोटीन्स जो होते हैं वो इस लिपिड बाइलेयर में मौजूद होते हैं, इसमें अक्रॉस मौजूद होते हैं या एम्बेड होते हैं इसी बाइलेयर में। और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो पेरिफेरी में मौजूद होते हैं, यानी कि जो लेयर्स होते हैं उनके ऊपर, या जो नीचे वाला लेयर होता है उसके ऊपर होता है, या जो बाहर वाला लेयर होता है उसके ऊपर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, उन्हें हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। ये जो प्रोटीन्स है ये मदद करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन किसे हम कहते हैं? वो वाला मेम्ब्रेन जो सिलेक्टिवली मटेरियल्स को
ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि कुछ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता और कुछ मटेरियल्स को अक्रॉस जाने देता है, यानी कि अंदर सेल में या सेल से बाहर जाने देता है कुछ मटेरियल्स को, और कुछ मटेरियल्स को ये मूवमेंट नहीं करने देता है। इसे हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सभी मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करने देता। अगर हम सेल वॉल की बात करेंगे, दैट इज अ परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी मटेरियल को जिनका साइज छोटा ही हो उनको अक्रॉस मूवमेंट करने दे सकता है, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये सभी मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करने देता। अब अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो इसकी मेन फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज अ गेट कीपर, गेट कीपर की तरह ही काम करता है। इट डज नॉट अलाउ ऑल मटेरियल्स टू मूव अक्रॉस, कुछ मटेरियल्स को मूवमेंट करने देता है। और इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है दैट इज प्रोटेक्शन। मेन जो फंक्शन है इसकी दैट इज प्रोटेक्शन। ये मदद करता है इंटरनल जो एनवायरनमेंट सेल का होता है उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाता है, फ्लक्चुएट होने से बचाता है। इट मीन्स इट मेंटेन्स द होम्योस्टेसिस ऑफ द सेल। सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसे मेंटेन करने में मदद देता है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके बाकी फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। और मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं? वो दो तरह से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वन इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट mechanism and the second one is called as the active transport mechanism. पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में जो मटेरियल्स मूवमेंट करते हैं दे डू नॉट नीड एनी एनर्जी। एनर्जी जरूरत नहीं पड़ती है जब मटेरियल्स पैसिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट करते हैं, यानी कि अक्रॉस दी मेम्ब्रेन जाते हैं। और पैसिव मेम्ब्रेन में हर वक्त क्या होता है, जो मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम तीन तरह की ट्रांसपोर्टेशन होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट में। वन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है जो सॉलिड्स में भी होता है, लिक्विड्स में भी और गैसेस में भी होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और इसके लिए कोई भी एनर्जी जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे कि अब अगर हम कभी परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं तो परफ्यूम पूरे कमरे में उसकी जो स्मेल होती है वो फैल जाती है बिकॉज ऑफ दी डिफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है खुद ही वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ऐसे ही अगर हम ईख डालते हैं पानी में तो वो फैल जाता है पानी में बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन की ओर। इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। और एक ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है इसी पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में, वो आता है, उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? इट इज द मूवमेंट और इट इज द ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ solvent or water from higher concentration to lower concentration through a selectively permeable membrane। जब वाटर या कोई और सॉल्वेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनर्जी थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑस्मोसिस कैसे होता है, हायर कंसंट्रेशन से लेकर और लोअर कंसंट्रेशन की ओर वाटर कैसे मूवमेंट करता है। इसके बाद आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में ही फैसिलिटेटेड और मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। इसमें मदद करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मदद करते हैं जो मौजूद होते हैं कहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। वो मदद करते हैं मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में along the concentration gradient, that means from higher concentration to lower concentration मूवमेंट करने में मदद करते हैं कुछ प्रोटीन्स। तब जाके हम ऐसी डिफ्यूजन को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, क्योंकि ये खुद नहीं होता है बल्कि ये होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स की मदद से ट्रांसपोर्ट होता है हायर कंसंट्रेशन की से लेकर लोअर कंसंट्रेशन की और मटेरियल्स कुछ, उसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इट्स आल्सो पैसिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट डज नॉट नीड एनी टाइप ऑफ एनर्जी। इसके बाद आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम किसे कहते हैं? व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो वाला ट्रांसपोर्ट
मैकेनिज्म है जिसमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है मटेरियल्स का, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन से लेकर हायर कंसंट्रेशन की ओर मटेरियल्स मूव करते हैं और ये खुद नहीं हो सकता। कभी भी लोअर कंसंट्रेशन से लेकर हायर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट खुद नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे, कोई चीज हमें उठाना है नीचे से ऊपर तक, उसके लिए हमें एनर्जी लगती है। अगर कोई चीज ऊपर से नीचे की ओर गिराना है तो कोई एनर्जी नहीं चाहिए, हमें बस हाथ छोड़ना है, रिलीज करना है तो खुद गिर जाता है। ऐसे ही होता है इन ट्रांसपोर्ट मटेरियल मैकेनिज्म में भी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जब कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, दैट मींस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि लोअर से लेकर हायर कंसंट्रेशन की ओर उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एंडोसाइटोसिस भी आता है, एक्सोसाइटोसिस भी आता है। एंडोसाइटोसिस वो वाला मैकेनिज्म है जिससे सेल कोई चीज कैप्चर कर रहा है, बाहर का मटेरियल अंदर लेता है, उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, एक्स स्टैंड्स फॉर एग्जिट। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, जब सेल को कोई मटेरियल बाहर निकालना होता है, विद हेल्प ऑफ एनर्जी वो वेसिकल्स बनाता है। एक्सोसाइटोसिस की वजह से वो फिर मटेरियल्स को बाहर निकाल सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ मीडियम्स के बारे में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या कुछ सॉल्यूशंस के बारे में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन किन्हें कहते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो वाला सॉल्यूशन होता है जब अगर हम सेल किसी मीडियम में डालेंगे तो उस जो मीडियम है उसका उसमें अगर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उससे कहाँ की ओर वाटर जाएगा सेल में, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सेल में जाएगा और सेल क्या हो जाएगी, उससे स्वेल अप हो जाएगी, सेल उससे मोटी लगेगी हमें, और ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि मीडियम और जो सेल होती है उन दोनों में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इक्वल होती है, उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एंड इन केस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नेट मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होता, यानी कि ना सेल से बाहर वाटर नेट मूवमेंट होता है और न बाहर से सेल की ओर मूवमेंट होता है वाटर का। ऐसे ही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और एक किस्म का सॉल्यूशन होता है, उसमें क्या होता है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है, वाटर कंसंट्रेशन दैट इज लोअर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सेल से उसकी कंसंट्रेशन कम होती है और इसलिए ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर लॉस होता है सेल से, और सेल जो होती है वो श्रिंक हो जाती है, सेल बिकम श्रिंकड और प्लाज्मोलाइज्ड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की ओर चलता है, अंदर की ओर जाता है। इन सेल्स को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स। होपफुली आपको समझ आया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल है वो किसने दिया, सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया, और वो मॉडल क्या कहता है, उस मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस किस चीज का बना होता है, फॉस्फोलिपिड्स का, कोलेस्ट्रॉल का, प्रोटीन्स का, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ होता है। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं वो भी पंप्स उन्हें कहते हैं हम, और वो पंप्स क्या करते हैं, एनर्जी के इस्तेमाल करके लोअर कंसंट्रेशन से लेकर हायर कंसंट्रेशन की और मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में आपके साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।